कोई महापुरुष कहे या ना कहे, एक थोड़ी नासमझ और सीधी सादी ग्रामीण लड़की से शादी करने के बहुत फायदे हैं। यह अविनाश पिछले 7 महीनों से अच्छी तरह महसूस कर रहा है। राधा के मन में ना तो कोई उत्सुकता है और ना ही पति पर शासन करने की मानसिकता। इसके विपरीत अविनाश उसके लिए परम गुरु जैसा है। दिन रात अविनाश को कैसे खुश रखा जाए, वह इसी बात का ध्यान रखती है। मानो अविनाश खुश रहेगा तभी पृथ्वी अपनी धुरी पर सही से घूमेगी। शुरुआत में अविनाश ने उस सांवली और अनस्मार्ट लड़की से शादी करने पर काफी आपत्ति जताई थी। फिर उसने ठंडे दिमाग से सोचा कि पत्नी का ज्यादा सुंदर और शिक्षित न होना ही बेहतर है। ज्यादा सुंदर होने पर वह लोगों से तारीफ पाकर भाव खाती है और शिक्षित होने पर खुद को भारत का राष्ट्रपति समझने लगती है। इसलिए काफी सोच विचार कर उसने अपनी छोटी बुआ की दूर की ननंद की बेटी राधा से शादी करने का फैसला किया। वरना अविनाश को लोग राजकुमार जैसा सुंदर कहते थे और उसकी नौकरी भी काफी अच्छी थी। विवाह के बाजार में एक दूल्हे के रूप में उसका दर्जा काफी ऊंचा था। राधा के माता पिता तो ऐसा सुंदर दामाद पाकर फूले नहीं समा रहे थे। शायद इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को भी सिखा पढ़ाकर भेजा था कि दिन रात सेवा करके अविनाश का दिल जीतना है। लड़की भी अल्लादीन के चिराग के जिन की तरह जो हुक्म कहने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। सच कहे तो अविनाश अपनी पत्नी को ऑफिस की पार्टियों में तो लेकर जाएगा नहीं, इसलिए घर में रखने के लिए राधा बिल्कुल परफेक्ट थी। ऑफिस के लीना दत्ता की कमर की लचीलेपन को याद करते ही अविनाश के खून में आग लग जाती थी, जबकि उसकी ये सुस्त पत्नी बर्फ की बोरी जैसी जड़ वस्तु लगती थी। बेशक अविनाश ने कभी राधा को दिल से प्यार से गले नहीं लगाया था। अगर लीना ने अविनाश से शादी करने से इनकार न किया होता तो क्या राधा जैसी साधारण लड़की कभी अविनाश चौधरी की पत्नी बनती? वास्तव में शादी के दिन जब सहकर्मियों ने दुल्हन को देखा तो वे चौंक गए और बोले, अविनाश, वेरी बैड चॉइस। लीना ने अपनी बोहे सिकोड़कर कहा था, इतने दिनों तक मेरे साथ रहकर भी तुम्हारे पसंद में कोई बदलाव नहीं आया अविनाश। सच तो यह है कि उस दिन अविनाश ने काफी अपमानित महसूस किया था। लीना की तरफ भावुक आंखों से देखते हुए उसने कहा, शादी तो तुमने ही कैंसिल की थी। लीना ने अपनी आकर्षक अदा में तिरछी मुस्कान के साथ कहा था, लीना दत्त जिस दिन शादी करेगी वह दिन उसकी मौत का होगा। ये बकवास शादी, पति, सिंदूर कम से कम मेरे लिए नहीं है, बाकी सब तुम्हें लीना के पास मिल जाएगा। हाँ, लीना ने अविनाश को यह वचन जरूर दिया था कि उसकी शादी के बाद भी उनका रिश्ता पहले जैसा ही रहेगा। हालांकि लीना को पॉजेसिव प्रेमी या पति जैसा व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वह चाहती थी कि अविनाश उसके अन्य बॉयफ्रेंड्स के मामले में उदार दिमाग रखे। असल में लीना का ये बार बार मूड बदलना अविनाश को दुख देता था, लेकिन लीना के आकर्षण के कारण अविनाश की आत्मसम्मान की लड़ाई हमेशा हार जाता था। इसलिए वह बार बार लीना के पास दौड़ा चला जाता था। लेकिन इस बार अविनाश मजबूर था। माता पिता के दबाव में उसे शादी करनी पड़ी, वरना वह लीना के साथ लिव इन में ही अपनी बाकी जिंदगी बिता देता। अविनाश की शादी कोलकाता के फ्लैट से नहीं बल्कि उनके पैतृक गांव भ्रदेश्वर से हुई थी। शादी के बाद करीब 7 दिन माता पिता, भाई बहन और इस बोरिंग पत्नी के चक्कर में उसकी जान पर बनाई थी। इसके बाद वह राधा को अपने साथ लेकर कोलकाता के फ्लैट में लौट आया। दोस्तों के मुख से कहानियां सुन सुनकर पत्नी के बारे में अविनाश की एक धारणा बन चुकी थी। कहावत है कि एक कड़क पुलिस अधिकारी भी पत्नी के डर से घर में भीगी बिल्ली बन जाता है। पत्नी को हर बात का स्पष्टीकरण देते देते परेशान होने की कहानियां अविनाश ने शादी से पहले ही सुन रखी थी। पत्नी के बारे में वह धारणा राधा ने पूरी तरह बदल दी। वह लड़की इतनी सीधी थी कि आधी रात को घर लौटने पर भी कभी मुंह उठाकर नहीं पूछती थी कि अविनाश को इतनी देर क्यों हुई या उसने डिनर क्यों नहीं किया। राधा बस एक ही बात कहती थी, अगर आप ऑफिस से खाकर आए हैं तो मैं भी खा लेती हूँ। अरे साला, ये तो अंजन चौधरी की बंगाली फिल्मों की पत्नियों जैसी है। कभी कभी अविनाश खुद को बहुत भाग्यशाली समझता था। बुरी नजर से बचने के लिए उसे अपने माथे के सामने 2 मिर्च और नींबू लटका लेने चाहिए।
एक तरफ सुपर सेक्सी लीना और दूसरी तरफ पतिव्रता पत्नी राधा। समाज के सामने अविनाश चौधरी ने अपनी छवि ऐसी बना रखी थी मानो उसने एक सांवली ग्रामीण लड़की से शादी नहीं की, बल्कि उसका उद्धार करके समाज सेवा की है। इधर राधा की जरूरतें इतनी कम थी कि 1000 रुपए की साड़ी खरीद देने पर भी वह कहती थी कि इतने पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे। महीने के उन 4 दिनों में या जिस दिन लीना का मूड खराब होता था, वह पहले ही कह देती थी कि अविनाश आज किसी भी तरह उसके फ्लैट पर ना आए। फिर भी अविनाश बिना माने 2 बार गया था और आधे घंटे फ्लैट के सामने खड़े रहकर लौट आया था। अंदर से लीना ने कह दिया था, कहा था ना आज मत आना। अविनाश की कोई मिन्नत काम नहीं आई। इस मूड में अविनाश लीना से काफी डरता था। जैसे ऑफिस के अंदर लीना से निजी तौर पर बात करने की मनाही थी, जिसका पालन अविनाश अपने स्वार्थ के लिए करता था, क्योंकि शादीशुदा लोगों को एक मुखौटा पहनकर रहना पड़ता है, एक सूखी संस्कारी इंसान का मुखौटा जो अपनी पत्नी के अलावा किसी और की तरफ नहीं देखता। अविनाश ने इस मुखौटे को मजबूती से पहन रखा था। जिन दिनों वह चाहकर भी लीना के पास नहीं जा पाता था, उन दिनों वह घर की इस भीगी बिल्ली में बिना वजह चिंगारी ढूंढने की कोशिश करता था। लेकिन पता नहीं क्यों राधा का शरीर उसे थोड़ा भी आकर्षित नहीं कर पाता था। उसके मायके वालों ने कहा था कि लड़की बीए पास है, पर देखकर नहीं लगता था कि उसके दिमाग में कुछ है, वरना वह पति की इस बेरुखी को समझने की कोशिश जरूर करती। लेकिन इसमें अविनाश का ही फायदा है। बिना किसी सवाल और जवाबदेही के आराम की जिंदगी, ठंडा पानी, गर्म पानी, प्रेस किए हुए कपड़े, वॉलेट और स्वादिष्ट नाश्ते की बेहतरीन व्यवस्था। राधा खाना वाकई बहुत अच्छा बनाती थी। लीना ने भी खाकर तारीफ की थी, तुम्हारी पत्नी खाना लाजवाब बनाती है। टीवी चैनल देखकर खाना पकाने में राधा को बहुत दिलचस्पी थी। अविनाश के सिर्फ अच्छा बना है कहने पर ही उसके साधारण से चेहरे पर खुशी की एक अजीब लहर दौड़ जाती थी। सच में लोग कितना कम पाकर भी संतुष्ट हो जाते हैं, ये देखकर हैरानी होती थी। क्या इस लड़की की कोई शारीरिक जरूरत भी नहीं है? उम्र ही कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा 22 साल। इस उम्र में शादी के बाद नए पति से प्यार और लाड़ की चाह रखना स्वाभाविक है, लेकिन राधा की जिंदगी की जैसे कोई अपनी इच्छा ही नहीं थी। यहाँ तक कि उन पलों में भी वह बेजान पड़ी रहती थी, जबकि लीना की शारीरिक अदाओं के सामने अविनाश का उत्तेजित होना तय था। लीना शायद राधा से करीब 4 साल बड़ी होगी। आज सुबह ऑफिस निकलने से पहले अचानक राधा ने अविनाश के हाथ में टिफिन का डब्बा थमाते हुए कहा, खाकर देखना, आज साउथ इंडियन बनाया है, बताना कैसा लगा। ज्यादा दिया है, अपने कलीग्स को भी देना। कभी वह किसी रुमाल के कोने पर सुई धागे से सुंदर कढ़ाई करके अविनाश का नाम लिखलाती और शर्माते हुए उसके हाथ में देकर पूछती, देखो तो पसंद आया। फालतू के झगड़े से बचने के लिए अविनाश मुखौटा पहने हुए ही उस मामूली रुमाल की तारीफ कर देता था और उतने में ही वह लड़की खुशी से झूम उठती थी। ऐसी रहने की आदी वह लड़की पिछले 3 दिनों से थोड़ी शांत हो गई थी। वैसे तो गांव की लड़की हमेशा सहनशील होती है, लेकिन अविनाश ने उसकी आंखों के कोनों में आंसू सूखने की हल्की लकीर देखी। मुसीबत हुई, कहीं लीना और उसके अफेयर के बारे में उसे पता तो नहीं चल गया। अविनाश के माता पिता से लगभग रोज फोन पर बात होती थी। अगर उनकी संस्कारी छोटी बहू ने अविनाश की इन हरकतों के बारे में एक बार भी उन्हें बता दिया तो अविनाश को कौन बचाएगा। लेकिन ऐसी लड़कियां दिल फटने पर भी मुंह नहीं खोलती, वे पति की बुराई नहीं करेंगी। पिछली बार जब गांव गए थे तब अविनाश ने सुना था कि राधा ने अपने मायके में कहा था कि ऐसा पति उसे बड़े भाग्य से मिला है। मिडिल क्लास ससुराल में सब अविनाश को भगवान की तरह पूज रहे थे, इसलिए उसी भरोसे पर अविनाश ने राधा से कहा, अगर मायके की याद आ रही है तो कुछ दिन के लिए वहां जाकर घूम आओ। राधा ने सिर झुकाकर कहा, याद नहीं आ रही है, क्या शाम को पुचका खाने चलोगी? किसी और समय राधा फुचका खाने के लिए तुरंत राजी हो जाती थी। वह बड़े रेस्टोरेंट में जाना नहीं चाहती थी, लेकिन पुचका या मोगलाई पराठा खाने के लिए साड़ी पहनकर तैयार हो जाती थी। हालांकि इन 7 महीनों में अविनाश ने राधा को उंगलियों पर गिनने लायक सिर्फ 3 दिन ही पड़ोस के मोड़ से पुचका खिलाया था। रात को अपनी माँ को फोन पर खुशी से चहकते हुए राधा ने कहा था, आज आपके दामाद के साथ घूमने गई थी। ये सुनकर अविनाश के पेट में हंसी छूट गई थी। कैसे घूमना कहते हैं? लीना ने जब ये सुना तो वह हंसते हंसते लोटपोट हो गई थी और कहा था,
तुम्हारी पत्नी को तो म्यूजियम में रखना चाहिए। अविनाश के ऑफिस में लीना की सैलरी सबसे कम थी, लेकिन उसके खर्चे सबसे ज्यादा थे। पीठ पीछे लोग कहते थे कि लीना दत्त अविनाश चौधरी को लूट रही है। हालांकि अविनाश को भी कभी कभी अचरज होता था। जैसे कुछ दिनों पहले एक नामी सोने की दुकान का बिल अचानक उसकी नजर में आया था। लीना ने करीब 2 लाख का कोई गहना खरीदा था। अविनाश ने तो उसे इस समय इतने पैसे नहीं दिए थे। अविनाश के पूछने पर लीना ने झेपते हुए कहा था, क्या मैं अपनी सैलरी बचाकर नहीं खरीद सकती? उसके बाद अविनाश ने इस बारे में बात नहीं की। इन दिनों राधा के बदले हुए तेवर देखकर अविनाश भी थोड़ा उलझा हुआ था। शाम को फुचका खाने की बात पर राधा ने साफ कह दिया, आज रहने दीजिए, इच्छा नहीं है। अविनाश चौंक गया पर बात को पचा गया। ज्यादा कुरेदने से कोई बड़ी मुसीबत खड़ी ना हो जाए। वैसे भी कल लीना के साथ उसका 3 दिनों का दीघा ट्रिप था। उस समय बिना वजह राधा को उकसाना ठीक नहीं था। और जो भी हो, ऐसी लड़कियां चाहे जो भी समझे या जाने, कम से कम मुंह ढाकर विरोध करने तो नहीं आएंगी। अविनाश और लीना को शाम को निकलना था। लीना को नाइट जर्नी करना बहुत पसंद था। कल शॉपिंग के चक्कर में लीना ऑफिस नहीं आई थी। उसने कहा था कि आज शाम को वह सही समय पर तय जगह पर पहुंच जाएगी। फिर वे दोनों कार से 3 दिनों के लिए आनंद के सफर पर निकलेंगे। अविनाश ने राधा से कहा था कि वह 3 दिनों के लिए ऑफिस टूर पर जा रहा है, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने सिर्फ इतना पूछा कि बैग पैक करना है या नहीं। अविनाश के मना करने पर वह चुपचाप रसोई में चली गई। अविनाश ने आज एक अजीब बात गौर की। आज राधा भी कुछ ज्यादा ही खोई हुई थी। वह बार बार मोबाइल देख रही थी और घड़ी निहार रही थी। क्या इस फेसबुक की दुनिया में उसका भी किसी के साथ अफेयर हो गया है? अविनाश के दिल में एक अजीब सी टीस उठी। उसने कभी राधा से प्यार नहीं किया था, फिर भी वह इस एहसास का मतलब नहीं समझ पा रहा था। ये शायद उसका अधिकार बोध था। उसकी ब्याहिता पत्नी किसी और के साथ संबंध बनाएगी, इससे उसके पुरुषत्व को ठेस पहुंच रही थी। अविनाश बिना कुछ कहे बैग लेकर निकल गया। कार में फुल टैंक ईंधन भरकर वह लीना को कॉल कर लेगा। निकलने से पहले उसने ध्यान दिया कि राधा ने एक बहुत ही सुंदर साड़ी पहन रखी थी, वैसी नहीं जैसी वह आमतौर पर घर पर पहनती थी। शायद वह अविनाश के जाने का इंतजार कर रही थी। उसने एक बार सोचा कि कार घुमाकर घर जाए और देखे कि राधा किससे मिलने जा रही है। फिर लीना के इंतजार का सोचकर वह नहीं लौटा, लेकिन उसके मन में वह कांटा चुभा रहा। लीना के साथ दीघा जाने की खुशी अविनाश के मन में पल भर में गायब हो गई। अपने पत्नी के किसी अवैध संबंध के विचार मात्र से उसे खुद पर शर्म आने लगी। लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? अविनाश का अपनी पत्नी पर कोई कंट्रोल नहीं है। इधर लीना भी फोन नहीं उठा रही थी। उसकी एक सिम पर लगातार घंटी जा रही थी और दूसरा नंबर स्विच ऑफ था। तय जगह पर आकर अविनाश लगभग आधे घंटे से खड़ा था। वह लीना के किसी परिचित को फोन भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उनका यह रिश्ता छुपा कर रखने के लिए था। बार बार लीना को फोन करते करते अविनाश चिढ़ चुका था। करीब 1 घंटे तक सड़क पर खड़े रहकर 10 सिगरेट फूंक कर और 66 बार लीना का नंबर ट्राई करने के बाद अविनाश घर लौट आया। उसने जैसे सोचा था वैसा ही हुआ। राधा घर पर नहीं थी। इसका मतलब उसकी अनुपस्थिति में यह सब काफी समय से चल रहा था और अविनाश अपनी सीधी पत्नी पर अंधा विश्वास कर रहा था। हर बात को चुपचाप सहने वाली राधा पीठ पीछे ये सब कर रही थी। अविनाश का सिर अपमान से फटने लगा। उसने सोफे पर बैठकर टीवी ऑन किया। आजकल न्यूज़ चैनल भी बेकार हो चुके हैं। जैसे ही उसने एक न्यूज़ चैनल लगाया, उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसे अचानक बहुत ठंड लगने लगी। पुलिस ने एक नामी होटल से सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया था। उसमें पकड़ी गई लड़कियों की लिस्ट में पहला नाम सुनते ही अविनाश के हाथ पैर ठंडे हो गए। क्या ये संभव था? अविनाश इतने दिनों में कुछ भी नहीं समझ पाया। टीवी पर बार बार कहा जा रहा था, रैकेट में पकड़ी गई लीना दत्त। इन्हें होटल के खास कमरे से दोपहर 3 बजे गिरफ्तार किया गया था। लीना के फोन पर अविनाश के 66 मिस कॉल देखकर क्या पुलिस अविनाश चौधरी को ढूंढ निकालेगी? क्या उसकी नौकरी बचेगी? अविनाश ने तुरंत अपने फोन से सिम कार्ड निकाला और उसे तोड़ दिया। उसने याद करने की कोशिश की कि क्या ये सिम उसके अपने नाम पर था। ये खबर किन किन चैनलों पर दिखाई जा रही थी, ये देखने के लिए जब वह चैनल बदल रहा था तो उसकी नज़र अचानक एक चैनल पर ठहर गई। प्रोग्राम का नाम था रसोई। वहाँ एक कुकिंग कंपटीशन चल रहा था।
अविनाश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। राधा वहां बहुत खूबसूरती से बात करते हुए खाना बना रही थी। अविनाश टीवी के और करीब गया। हाँ, ये राधा ही थी। ये एक लाइव प्रोग्राम था, कुकिंग कंपटीशन की प्रतियोगी राधा। अगर वह फर्स्ट आती है तो अगले 1 साल तक वह इस शो की होस्ट बनेगी। यही इस शो की शर्त थी। अविनाश अपनी स्थिति भूलकर फटी आंखों से राधा को देखने लगा। हल्के मेकअप और सुंदर साड़ी में वह लड़की अद्भुत लग रही थी। वह वैसी राधा नहीं लग रही थी जो दिन रात उसके हुक्म का पालन करती थी। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ खाना पकाने के प्रति अपने लगाव के बारे में बात कर रही थी। प्रतियोगिता के आखिरी दौर में देखा गया कि गुजराती, साउथ इंडियन, बंगाली, राजस्थानी और चाइनीज सभी राउंड में राधा चौधरी आगे थी। आखिरकार राधा जीत गई। अविनाश अब भी अविश्वास से राधा की तरफ देख रहा था। राधा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही थी। रसोई की 1 साल की होस्ट राधा चौधरी। अचानक अविनाश का फोन बज उठा। उसने एक सिम तोड़ा था, बाकी 2 अभी भी चालू थे। घर से माँ का फोन था। अविनाश को लगा कि पुलिस का फोन है। उसकी इज्जत पल भर में नीलाम हो जाती। आखिरकार लीना एक कॉल गर्ल निकली जिस पर उसने दिन रात अंधा विश्वास किया था, प्यार किया और उसके लिए राधा की उपेक्षा की। उस लीना के लिए अविनाश एक कस्टमर से ज्यादा कुछ नहीं था। हाँ माँ, बोलो। माँ की उत्साहित आवाज आई। देखा तूने, मैं जानती थी मेरी छोटी बहू ही जीतेगी। आज जब उसने फोन पर प्रणाम किया तभी मैंने कहा था, बहू तुम ही जीतोगी। इसका मतलब माता पिता सब जानते थे, सिर्फ अविनाश ही नहीं जानता था। राधा ने अविनाश को कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। अविनाश का दिल अपमान से जल उठा। फिर भी वह आज लीना के मामले को लेकर काफी डरा हुआ था। अगर किसी तरह पुलिस को लीना के साथ उसके संबंध का पता चल गया या राधा और उसके माता पिता को पता चल गया तो वह राधा के सामने कैसे मुंह दिखाएगा। राधा तो समझती है कि उसका पति देवता की तरह पवित्र है, इसलिए वह इतनी सेवा करती है। अविनाश के माथे पर चिंता की लकीरें उभर गई। तभी डोरबेल बजी। अविनाश डुप्लीकेट चाबी से ताला खोलकर अंदर आया था। कहीं पुलिस तो नहीं। लीना ने बेल के तौर पर अविनाश का नाम तो नहीं दे दिया। डर के मारे उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। किसी तरह से दरवाजा खोला तो देखा कि राधा हाथ में ट्रॉफी लिए अंदर आ रही थी। उसकी तरफ देखते ही राधा ने अपनी नजरें झुका ली। अविनाश ने शिकायत भरे लहजे में कहा, ये सब मुझे पहले बताती तो क्या मैं मना करता। राधा ने इस बात का जवाब न देकर पूछा, आपका ऑफिस टूर कैंसिल हो गया। इस अचानक पूछे गए सवाल पर अविनाश थोड़ा झेप गया और बोला, अच्छा ही हुआ जो कैंसिल हो गया, तभी तो तुम्हें टीवी पर कंपटीशन जीतते हुए देख पाया। चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान लाते हुए राधा ने कहा, लीना दत्त की गिरफ्तारी की खबर सुनी आपने? अगर कमरे में बिजली गिरती तो शायद अविनाश इतना नहीं चौंकता। उसके हैरान चेहरे की तरफ देखते हुए राधा ने बहुत साफ शब्दों में कहा, मैंने अभी फेसबुक पर देखा। अक्सर रात के समय आप बालकनी में खड़े होकर इसी लीना से बात करते थे ना। न्यूज़ में आपके ऑफिस का नाम भी दिखाया गया। इस लीना के पास रात बिताकर आने के बाद आप मुझसे कहते थे कि ऑफिस मीटिंग थी, है ना? अविनाश हैरान था कि वह किसे देख रहा है। राधा सब कुछ जानती थी। राधा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ मैं जानती थी, फिर भी मैं तुम्हारी इतनी परवाह क्यों करती थी जानते हो? ताकि मैं अपनी नज़रों में साफ रह सकूं। मुझे कभी यह मलाल न रहे कि मैंने कोशिश नहीं की। माँ कहती थी कि पति ईश्वर समान होता है, उसकी सेवा करनी चाहिए। मैंने कोशिश की थी अविनाश। अविनाश माफ़ी मांगने के अंदाज में राधा को गले लगाने आगे बढ़ा, पर राधा झटके से पीछे हट गई। उसने साफ शब्दों में कहा, अविनाश बहुत सहन किया है। मैं जानती हूँ कि अगर मैं माँ के पास वापस जाती तो माता पिता यही कहते कि लड़कियों को समझौता करना पड़ता है, सहना पड़ता है। इसलिए जिस दिन तुम लीना के पास नहीं जा पाते थे उस दिन तुम अपनी शारीरिक भूख मिटाने या स्वाद बदलने मेरे पास आते थे। मेरा शरीर अपमान से भर जाता था, फिर भी मैंने सहा। कोई औरत अगर एक से ज़्यादा पुरुषों के पास जाए तो वह लीना जैसी चरित्रहीन कहलाती है, लेकिन पुरुषों का बहुगामी होना उनके पुरुषत्व का लक्षण माना जाता है। ऐसे पुरुषों को क्या कहते हैं अविनाश? अविनाश को ऐसा लगा जैसे उसके गाल पे एक जोरदार तमाचा पड़ा हो। घर की उस सीधी सादी पत्नी का ये रूप देखकर अविनाश थोड़ा डर गया। राधा ने कहा, समाज की नज़रों में हम पति पत्नी बनकर ही रहेंगे, लेकिन आज से तुम मुझ पर अपना सारा अधिकार खो चुके हो अविनाश।
लीना के लिए खरीदी गई नाइट ड्रेस मुझे गिफ्ट देकर तुमने मेरा फिर से अपमान किया है। इस लिबास के पीछे अपने गंदे चरित्र को छुपाओ अविनाश। प्यार पाने के लिए मैं वैसा पारदर्शी लिबास नहीं पहन सकती। इतना कहकर राधा शांत कदमों से अपने कमरे में चली गई। अविनाश वहां अकेला और बिल्कुल खाली महसूस करते हुए खड़ा रहा। राधा ने इस तरह पति का अधिकार छीनकर अविनाश को उसकी अंतिम सजा दे दी थी। अब जिंदगी भर शायद अविनाश इसी तरह राधा के सामने छोटा बनकर जीता रहेगा। एक बहुत ही साधारण लड़की के सामने अविनाश चौधरी शर्मनाक तरीके से हार गया था। तभी बगल के कमरे से राधा के फोन पर बात करने की आवाज आई। हाँ माँ, आपके दामाद मेरी जीत से बहुत खुश हैं। असल में मेरे बिना उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। राधा की अपनी माँ से कही गई वे झूठी बातें अविनाश के पूरे वजूद पर कोड़े की तरह बरस रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और मेरे चैनल के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।